अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उस्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, पंजाब में एक अनोखी सी सिचुएशन बन गई है और ऐसा शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत करो और हुकूमत कह रही है कि असेंबलियाँ तोड़ देंगे। वो क्यों रुकना चाह रहे हैं और वो क्यों रोकना चाह रहे हैं? कमाल है, इतना डीप सवाल है। बहरहाल चलें, देखिए इमरान खान साहब का जो पहला स्ट्रेटिजिक मिशन था वो फेल हो गया। अब ये कल भी मैंने कहा ये उनकी बैकअप पोजीशन है। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब असेंबलियाँ तोड़ देते हैं, केपी की और इधर की पंजाब की, और उधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, वहाँ से अपने लोगों को रिज़ाइन कर देते हैं और एक क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, वो मजबूर हो जाए जनरल इलेक्शंस करने के लिए। क्योंकि अगर 50-60% सारे मेंबर्स ऑफ असेंबलीज़ घर चले गए तो फिर क्या रह गया, पार्लियामेंट का क्या रह गया, ढांचा सारा ख़त्म हो गया। तो इसलिए जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। तो एक प्रेशर टैक्टिक है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अब हम पंजाब और केपी में नए इलेक्शंस कॉल कर लें। उन्हें पता है कि नए इलेक्शंस कहना तो आसान है मगर करने मुश्किल है, बहुत से इसके रुकावटें हैं। और मगर फिर भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए कि जी हमने छोड़ दिया 60% पाकिस्तान के वोटर्स जो हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो घर आ गए हैं, अब नए इलेक्शन करवाए जाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसके अलावा ये भी है कि वो समझते हैं कि ये जीत जाएंगे। अगर इलेक्शन होते ही हैं 2-3 माह में तो उनका ख्याल है वो जीत जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर 5 साल के लिए मजबूत हो जाएंगे। और अगर आगे जाके जनरल इलेक्शंस जो है फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध में वो जाके 6 माह के अंदर या 8 माह के अंदर भी होते हैं तो ये 2 प्रोविंसेस उनके पास, इनके हाथ में रहेंगी, क्योंकि वो समझते हैं वो जीत जाएंगे। और ये 5 साल की जीत होगी तो फिर ये गवर्नमेंट में बैठे होंगे तो अगले इलेक्शन आएंगे नेशनल असेंबली के लिए तो बड़े इनके एडवांटेजेस होंगे। ये हमने कल भी डिस्कस किया। तो इनके पास तो जवाब है कि या गवर्नमेंट जनरल इलेक्शंस कॉल करे या नहीं करती तो ठीक है, कर ले जब करने हैं, मगर उस वक्त हम बैठे होंगे और वो इलेक्शन भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये 2 मेन प्रोविंसेस के अंदर हम हावी होंगे। कोई यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, फंड्स हमारे पास होंगे लगाने के लिए, सब कुछ अल्लाह खैर सल्ला। तो इनकी तरफ से तो समझ आ रही है। अब उनकी तरफ से ये है कि वो भी समझ रहे हैं कि अगर ऐसे हो गया तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि अब कोई इनको रोकने की ज़रूरत है, या इनको समझाया जाए कि आप मत करें। वो समझाने के लिए तो कुव्वत ही कोई नहीं है, कोई जान ही नहीं है। तो अब फिर क्या करेंगे? तो रोकना चाहिए, इनको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? 2 तरीके हैं रोकने के। इनके साथ बैठ जाएं, नेगोशिएट कर लें कि चले जी आप अभी ना तोड़ें, अगर आप तोड़ते हैं तो वैसे भी आपको इलेक्शन जो है इन्हीं प्रोविंसेस के अंदर 3 माह में नहीं, ज़्यादा देर के बाद मिलेगी। अभी आपका ख्याल है कि अभी फौरी तौर पे इलेक्शन मिल जाएगी, हम वहाँ भी बड़ी रुकावटें क्रिएट करेंगे। तो यहाँ की इलेक्शन भी पहुँच जाएगी जून जुलाई तक। तो उस वक्त तक तो हमारे साथ बैठ जाए, हम सारा ही एक ही वक्त बैठ के कुछ तय कर लेते हैं। तो एक तरफ से इस किस्म की कार्रवाई का इम्कान है कि वो शुरू हो जाए और ये इस किस्म की पेशकदमी हो, और दूसरा ये है कि अगर नहीं होती तो फिर ये करेंगे और वो रोकेंगे और फिर अदालतों में ये घूमेंगे। अच्छा, अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं वो अब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, अभी जो अता तारड़ साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और जो पीपल्स नून लीग के साथ खड़ी है और वो भी कह रही है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो क्या वो रोक सकते हैं? क्या ऑप्शंस क्या है उनके पास? देखिए, एक ऑप्शन तो सीधा साधा है, जो मैंने कहा कि इनको कहा जाए टेबल पे आ जाएं और बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी नेगोशिएशन हो जाए। वो शायद शॉर्ट टर्म में नहीं होगी, लड़ाई झगड़े ही होंगे। अगर वो हो जाती तो तय हो जाता, जून जुलाई में इलेक्शन होने हैं तो ख़त्म हो जाने थी बात, ये भी रहते, और 3 माह के बाद केयरटेकर्स आ जाते वहाँ भी और यहाँ भी, और फिर मामला तय हो जाता। मगर ऐसे होने नहीं जा रहा अभी तक। हो सकता है कि चला जाए वहाँ। मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि वो बेहतर रास्ता है कि आप बैठ के तय कर लें और अदालतों में मत घूमें। जैसे पहले आप GSQ घूमते थे, अब आप अदालतें घूमेंगे। आपको रिलीफ जो है कभी ऐसे मिलेगी, कभी ऐसे मिलेगी, और कभी टाइम और लग जाएगा। तो इससे कोई फ़ायदा कोई नहीं होना। सिर्फ ये जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है और सियासतदान जो है ये और बदनाम होंगे, और दोनों साइड से। और फिर वही फ़ौज की अहमियत एक बननी शुरू हो जाएगी, या अदलिया की अहमियत बननी शुरू हो जाएगी, जो कि सियासत में उन दोनों का कोई रोल नहीं है, मगर ये ज़बरदस्ती फिर एक रोल बनना शुरू हो जाएगा। तो आप आगे आइए बात के इनके पास जो लीगल ऑप्शंस क्या हैं। अगर वहाँ वो रास्ता मशावरत का नहीं करते और लड़ाई झगड़े ही करते हैं तो फिर ये है कि एक ही है कि हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व करने जाएगी, और उससे पहले या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन आ जाएगी। दोनों ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ये है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस।
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब ये करेंगे तो गवर्नमेंट को मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी, या इनको दिखानी पड़ेगी कि जी हमारे पास आपसे ज़्यादा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो मेजॉरिटी इनके पास है नहीं, नून लीग के पास, पीडीएम के पास मेजॉरिटी नहीं है। वो एक ही सूरत में इनको मेजॉरिटी मिल सकती है, वो ऐसे कि कुछ लोग उनके तोड़ लें और उनको कहें कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। मगर यहाँ आके मसला इनके लिए ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला हो चुका है ऑलरेडी। वो फ़ैसला ये है कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी लॉयल्टी तोड़ के और फ्लो क्रॉसिंग करता है तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन का तो मसला ही कोई नहीं, वो तो पहली बार जा रहे हैं तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो अगली इलेक्शन में फिर भी हिस्सा ले सकते हैं। मगर अगर वोट काउंट नहीं होगा तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा। तो वहाँ आके सुप्रीम कोर्ट का ब्लॉक लग गया। अब आप आइए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि वहाँ अगर ये जाएंगे और कहेंगे कि जी गवर्नर साहब कह रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो उनके पास तो है नंबर्स 190 के करीब, तो वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। अब उसको रोकने के लिए पीडीएम को क्या करना पड़ेगा, चौधरी शुजात को तैयार करना पड़ेगा। चौधरी साहब आप मेहरबानी करके चौधरी परवेज़ इलाही को हटाएं फ्रॉम द लीडरशिप MLQ को, आप है हेड ऑफ द पार्टी, और पार्टी वालों को कहें कि हमारे साथ आ जाएं छोड़ के इनको। तो फिर अगर उनके छोड़ के ये स्विच ओवर कर जाते हैं पूरी पार्टी की पार्टी, तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले सकते चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही। मगर सूरत हाल ये है कि इस वक्त चौधरी शुजात का कोई इतना असर रसूख नहीं रहा PMLQ में। हेड वो भी हैं मगर उनका असर रसूख नहीं रहा। तो अगर वो करते हैं ऐसे तो शायद उनकी बात ना मानी जाए, और अगर बात मान भी जाए वहाँ भी एक रुकावट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसकी आगे जाके हम बात करते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो उसका हेड जो है वो उसकी बात सुनी जाएगी जहाँ तक वोटिंग का तल्लुक है, और हेड की बात नहीं सुनी जाएगी। ये जो मज़ारी साहब का जो केस है डिप्टी स्पीकर का, उसके अंदर यही इशू डिस्कस किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही की बात सुनी जाएगी या चौधरी शुजात की बात सुनी, तो उससे यही फैसला हुआ था हेड इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो दोनों जगह पे रुकावटें हैं। अगर पीडीएम ने अपने आप को कामयाब करना है इनको रोकने के लिए, तो इनको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, दोनों रास्ते की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। दोनों जाके जो जजमेंट्स आई नहीं है वहाँ इनकी अपील्स पड़ी हुई हैं। इनको अब कहना पड़ेगा, और देख लीजिएगा अगले दिनों में ये बात बहुत आम हो जाएगी और दिन रात यही बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी हियरिंग करे और हमारी अपील्स को सुने। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर आएगा पीडीएम से कि आप हमारी अपील भी सुने दोनों केसेस में। एक भी रास्ता खुल गया तो इनका काम हो जाएगा, ठीक। और अगर दोनों रास्ते ब्लॉक रहे जैसे पहले ब्लॉक हैं तो फिर इनका काम नहीं होगा। तो अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा जहाँ रिव्यू अपील्स पड़ी हुई हैं, और देखना ये है कि वो कितनी जल्दी वो होती है या नहीं होती। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट अभी बैठा रहता है कुछ नहीं करता तो इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करना पड़ेगा। पहले ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, वो फेल हो जाएगा, साथ ही फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर देंगे गवर्नर की तरफ से, और अगर उसको कुछ चैलेंज होगा तो अदालतों में चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगले 2-3 माह ना डिज़ोल्व होंगी असेंबलीज़, मतलब है कि डिज़ोल्व वो कर देंगे तो रुक जाएगा अदालतों में, और ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड होगा जब तक अदालतों के अंदर कुछ फैसले, कुछ पुराने और कुछ नए, इनके ऊपर जजमेंट्स नहीं आएंगी, रास्ते खुलेंगे नहीं। तो ये इस वक्त मुझे लग ऐसे रहा है कि ये कहीं मामला जाने वाला नहीं है, और यही जो ब्लॉकेड्स लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में शायद उसकी वजह से फौरी तौर पर डिज़ोल्वमेंट ना हो, वो कर दें मगर वो इफेक्टिव नहीं होगी, बिकॉज लड़ाई झगड़े चले होंगे, अदालतों में फिर मामले चले जाएंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो कहेंगे आप कर नहीं सकते, वो कहेंगे हम कर सकते हैं, वो कहेंगे सेशन में है असेंबली आप नहीं कर सकते, वो कहेंगे आर्टिकल 136 के तहत हम जब भी चाहें कर सकते हैं। तो ये सारी पुराने ज़माने में ये सारे भागे जाते थे GHQ, अब सारे भागे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो अब ये मुझे आगे नज़र आ रहा है, रेजोल्यूशन नहीं होनी, क्राइसिस चलनी है, और जितनी लंबी ये क्राइसिस चलेगी उतना ही नुकसान मईशत को होगा, और सियासतदान और आइन ये सबको धक्के लगेंगे। सही। तो गवर्नर राज लगाने की भी ऑप्शन पर गौर हो रहा है, तो क्या अगर गवर्नर राज लगता है और क्या ऑप्शन है इसकी, अगर ये लगता है तो फिर क्या ये गवर्नर राज जो है ये सस्टेन कर सकेगा? देखिए अगेन वहाँ गवर्नर राज के लिए कोई जवाब देना पड़ता है, तो गवर्नर राज के लिए क्या जवाब देंगे, जो भी जवाब देंगे ये लगा देंगे, वो फ़ौरन चैलेंज हो जाएगा। देखिए हमारी तारीख के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं होगा गवर्नर राज अगर लगाते हैं, तो पहले भी गवर्नर राज लगे हैं और चैलेंज भी हुए हैं और कभी कभी नॉकआउट भी हो गए और पार्लियामेंट वापस आ गई है। तो इसलिए यह भी अदालतों में जाएगा। तो करने को तो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे मैंने बताया,
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, गवर्नेंस राज, ये सब कुछ होगा। मगर क्या कामयाब होंगे, वो अदालतों में जाके फैसले होंगे। सही, यानी कि पहले जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखा जाता था, अब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो अब अदालतें। लेकिन सेठी साहब, माजी की कुछ मिसालों से देखें तो अदलिया जो है वो खुद एक मुतनाज़ा इदारा बन चुकी थी कुछ फैसलों की बिना पर। तो क्या इससे मज़ीद, अगर इतने केसेस दोबारा से अदालतों में जाएंगे तो क्या इससे मज़ीद उसकी साख मुतासर नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब आप सियासी चीज़ें अदालतों के पास ले जाते हैं तो फिर अदालतें गंदी हो जाती हैं। बिकॉज जो भी फैसला आता है एक सियासी जमात एक्सेप्ट करती है, दूसरी सियासी जमात एक्सेप्ट नहीं करती। इमरान खान का सबसे एग्जांपल ले लें, जब उनके खिलाफ फैसला जाता है तो वो खड़े होकर सड़कों के ऊपर और रैलीज़ के ऊपर जुडिशरी को टारगेट करते हैं जैसे, और जब फ़ौज उनके साथ खड़ी नहीं होती तो वो वहीं रैलीज़ के ऊपर फ़ौज को अटैक करते हैं। दूसरी साइड अटैक नहीं करती, वो अपीलों में चली जाती है। मगर खान साहब तो बैठ के डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, नाम लेके, चीफ जस्टिस साहब, चीफ आर्मी चीफ साहब, बाजवा साहब, वो तो करते हैं ऐसे। तो पीटीआई की तरफ से तो प्रेशर रहेगा। अब देखना ये है कि अदालतों का रवैया क्या होगा। पहले ये होता था, और मैं कहना तो नहीं चाहिए मगर एक हकीकत है कि सियासतदान ने अगर अदालतों से भी कोई फ़ैसले अपने हक़ में करवाने होते थे या उम्मीद रखते थे कि होंगी, तो एक तरफ तो वो अदालतों से वजू करते थे, दूसरी तरफ वो तो GSQ भी पहुंच जाते थे या ISI के पास पहुंच जाते थे कि आप अपना असर इस्तेमाल करें। तो पहले ये सब कुछ होता रहा है। अब तो उधर से कुछ नहीं होगा। अब वो तो यकीन है हमें कि वो चुप करके बैठेंगे कि कर लो जो करना चाहिए। और अब आग कोई गंदा होगा तो आप लोग खुद होंगे, हम नहीं होंगे। तो ये कि और गंदे हों और गंदे और गंदे हों तो फिर आवाम को फ़ौज याद आ जाएगी कि ला उस ज़माने अच्छे सन, कम से कम ये तो नहीं गंद होता था, कम से कम मीशत तो चलती थी, कम से कम रेलगाड़ी तो चलती थी। ये उन्होंने तो सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, इनके तो लड़ाई झगड़े ख़त्म ही कभी नहीं होने। तो फिर उनके लिए फिर एक आवाज़ खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, हेल्प हेल्प हेल्प। ये सियासतदान या फ़ौज के पास भागेंगे या आवाम या मीडिया कहेगा ये खुदा दा वास्ता बचाओ साडू। और इंटरवीन करने का जवाब भी तो यही दिया जाता था ना कि सियासतदान आपस में बैठ के मिल बैठते ही नहीं है और बात ही नहीं कर सकते। तो ये अगले 6 माह के अंदर अंदर या तो इस सोल्यूशन को सियासतदान बैठ के इसका हल निकालें या जुडिशरी इसका हल निकाले। और जुडिशरी मेरा अपना ख्याल है हल नहीं निकाल सकती, वो जिधर भी जाएगी वो उसके लिए मसले हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा सियासतदान मिलकर ये हल निकालें। अदरवाइज़ क्या होगा मैं आपको बताऊँ, ना जुडिशरी से कोई फैसला आएगा, ना ये आपस में ही फैसला करेंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और 6 माह गुजर जाएंगे। कभी आएगा कोई, कभी जाएगा कोई, 6 माह गुजर जाएंगे तो फिर वक्त आ ही जाएगा अगली इलेक्शन के लिए। तो फिर शायद समझें आप कि ये सारी जदोजहद 6 माह की जो गंदगला होगी वही सारी ख़त्म हो जाएगी और एकदम ओवरऑल इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। यानी हम जो कह रहे थे कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो है वो ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, वो अभी इसको प्रोलॉन्ग करेगी। अभी खान साहब ने जो कदम उठाया है उसके साथ ये प्रोलॉन्ग होगी। ठीक, सेठी साहब ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर कुछ PTI के अंदर से कुछ बयानात आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जुमे और हफ्ते को इजलास होने जा रहे हैं पंजाब और KPK में, जिसके बाद पार्लिमानी पार्टी के इजलास हैं, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। और लेकिन असद कैसर साहब इसके अपोजिट बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, फवाद चौधरी की तो बात मैंने बता दी कि वो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन जो असद कैसर साहब है ना, वो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर उनकी पार्टी जज्बात में कोई फैसला नहीं करेगी। क्या ये कन्फ्यूजन है या ये डिवीजन आ रही है हमारे सामने PTI के अंदर? देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत से लोग हैं PTI के अंदर जो समझते हैं कि जितनी देर और हुकूमत में रह जाएँ वो अच्छा है। हुकूमत का पावर है, हुकूमत के फंड्स हैं। अगर इलेक्शन 6 माह में होनी है या 7वें माह में होनी है तो ये अभी ये करने की क्या ज़रूरत है और घर जाने की क्या ज़रूरत है। वो केयर टेकर्स आ जाएंगे, हमारे पैसे भी रुक जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स भी रुक जाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा। तो अभी तो हमारे हाथ में है सब कुछ। अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई 60 अरब रुपए के करीब तो सिर्फ अपनी गुजरात कंस्टिट्यूंसी के ऊपर फंड्स दिए हैं। सब फंड्स मांग रहे हैं, MPs सारे फंड्स मांग रहे हैं, MNAs फंड्स मांग रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती क्योंकि MPs के उनके कंट्रोल नहीं है। उन्होंने अपने MNAs को देने शुरू कर दिए फंड्स वहाँ से। मगर जो बेसिक चीज़ है इस वक्त वो तो प्रोविंस है ना, प्रोविंस के अंदर पैसे लगेंगे तो फिर जाके वोट बनता है।
तो अब तो इनके पास है प्रोविंसेस, तो इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहे। और यही खान साहब को वो समझाएंगे कि अभी आप मत करें, ठहर जाएं, मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। इसीलिए मेरा ख्याल है असद कैसर साहब ने जो बयान दिया है कि जज्बाती, इशारा ये है कि खान साहब जज्बाती हो गए हैं। हम तो जज्बाती नहीं, हम तो बड़े प्रैग्मेटिक हैं, हम तो सब चीज़ सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ परवेज़ इलाही साहब भी इतनी जल्दी ये बातें हैं, 1 मिनट में हम ये कर देंगे, 1 मिनट में हम वो कर देंगे। देखिए परवेज़ इलाही साहब को एक बात का तो पता है कि अगर वो डिज़ोल्व कर देते हैं और उसके बाद खान साहब जो है उनको सीटें नहीं देते अगली इलेक्शन में, परवेज़ इलाही साहब कहेंगे ना PMLQ को 25 सीटें दें, ताकि हम आगे जाके भी एक ब्रोकर का रोल अदा कर सके, हम बैलेंस में बैठे हों, फिर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। डिमांड भी बड़ी हो अब जाएगी। अगर इलेक्शन हो जाती है और PTI जीतती है तो परवेज़ इलाही साहब तो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने बंदे को बनाएंगे। अभी तो मजबूरी है ना कि उनके 10 वोट की ज़रूरत है, और 10 वोट तो उनके और बढ़ जाएंगे। यही खान साहब का कि परवेज़ इलाही तो भी जान छुटेगी और बाकी को भी जान छुटेगी। तो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त तो यही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मगर अंदर से क्या वो तैयार है डिज़ोल्व करने के लिए, मैं नहीं समझता। इसीलिए जरदारी साहब को उधर से कहा गया कि आप अब राब्ते करें, कोई रास्ता निकालें। और आपको याद है कि एक कभी क्या थोड़ी 9 महीने पहले एक रास्ता तो निकला था कि परवेज़ इलाही साहब PDM को ज्वाइन कर रहे थे अपने 10 वोट लेके, और इनको कहा गया था कि आप चीफ मिनिस्टर रहें और आपको हम अगली इलेक्शन में 25 सीटें एडजस्ट कर देंगे। और ये 25 मांग रहे थे और नून लीग ने कहा 12 दे देंगे आपको। उन्होंने कहा नहीं 12 नहीं 25 दो। तो उसमें बातचीत चल रही थी। तो फिर आखिरी वक्त कोई फ़ोन कॉल आई और परवेज़ इलाही साहब U-turn लेके खान साहब के पास रातों रात फैसला हुआ? नहीं, वो सुबह के वक्त फैसला, रात को एक फैसला तो सुबह कोई और हुआ। तो अब भी ऐसे हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपना U-turn ले लें। बिकॉज देखिए इमरान खान साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब को एक बात का एहसास होना चाहिए, और है भी, फ्यूचर नहीं है। खान साहब ने अगर चोरों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई हुई है तो उन चोरों के अंदर परवेज़ इलाही साहब और उनकी लोग भी शामिल हैं। खान साहब के जहन में तो ये है बड़ी क्लियर बात। अब मजबूरी है कि वो चल रहे हैं। खान साहब तो MQM के भी ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं वो भी चोर हैं, वो टेररिस्ट हैं। तो खान साहब तो सिवाय PTI के किसी को और मानते ही नहीं है। कोई सेपरेटिस्ट है, कोई टेररिस्ट है, कोई चोर है, कोई फलाना है, कोई ढिंगड़ा है, वो तो सबको साफ करना चाह रहे हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब को ही सोचना पड़ेगा कि हमारा उनका फ्यूचर उनको कहाँ है। पुराने ज़माने में तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट इशारा करती थी वहाँ चले जाते थे। फिर ये तवक्कुर करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनका ख्याल रखेगी, और आज तक ख्याल रखा। मगर अब अगर अगले 2-3 साल में इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल हो गई तो परवेज़ इलाही साहब को खुद अपना सोचना पड़ेगा। है तो वो सियासतदान, इमरान को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, नवाज शरीफ को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उनको ये शक है कि नवाज शरीफ के साथ काम नहीं हो सकता, बिकॉज वो भी छुट्टी करा देंगे। इमरान के साथ भी जिस बंदे ने कहा हो कि नैपीज़ चेंज करते रहें और ये करते रहे, वो कह रहे खान साहब भूलने वाले तो नहीं है। वो तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट आए तो परवेज़ इलाही भी अंदर कर देगा। तो अब बात यह है कि यहाँ परवेज़ इलाही साहब के ऊपर मामला रुका हुआ है। आखिर में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह मुमकिन है कि बिहाइंड द सीन्स वो फिर नेगोशिएशन शुरू कर दें जरदारी साहब के साथ। आफ्टर ऑल उनको लड्डू तो एक दफ़ा खिला के आ ही गए हैं ना, तो हो सकता है फिर एक दूसरे के मुंह में लड्डू डाल दें वो, या गुलाब जामुन डाल दें। इसी तरीके के साथ KP के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और इनके बाकी साथी हैं, खान साहब जो मर्ज़ी कर लें, बड़ी लंबी करप्शन हो रही है उस गवर्नमेंट के अंदर, लंबे पैसे खर्च हो रहे हैं और अपनी जमात को मजबूत करने के लिए। तो क्या वो तैयार हो जाएंगे घर जाने के लिए? मेरा नहीं ख्याल। इसलिए अगर नून लीग और PDM के लिए प्रॉब्लम्स हैं इनको रोकने के लिए, तो इनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं घर जाने के लिए। तो ये इसीलिए ये 1 हफ़्ते की मोहलत जो ली है, ये इसलिए नहीं ली है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएशन शुरू हो जाए। ये गलत फहमी है। तो 1 हफ़्ते के अंदर कोई नेगोशिएशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं हो सकती। ये इसलिए ली है बिकॉज अभी बगावत ना हो जाए PTI के अंदर। अगर खान साहब कल कहेंगे जी कल ही डिज़ोल्व करो, तो वहाँ बगावत ना हो जाए, तो फिर उसको भी तो मरम पट्टी करनी है। वैसे भी वो तो ऐलान करने के बाद मुशावरत कर रहे हैं ना। हाँ, तो उनको तो पता ही नहीं था हुआ क्या है। तो इसलिए ये भी मामला चलेगा, कोई जल्दी कोई चीज़ नहीं होने वाली। तो फिर ये जो PDM है, ये क्यों 4 से 6 महीने मांग रही है? ये क्यों 4 से 6 महीने डिले कर रही है? क्योंकि 4 से 6 महीने में ऐसा ये क्या कर लेंगे कि मईशत भी बेहतर हो जाएगी? जो मईशत का ये कह रहे हैं कि मईशत थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, तो ऐसा क्या होगा 4 से 6? जी, बड़ा अच्छा उसकी वजह यह है कि ये उम्मीद है, ये इनकी उम्मीद है कि जितना टाइम और मिल जाए उस टाइम में आज की जो हालात है उससे बेहतर ही होगा, इससे ख़राब तो नहीं हो सकता। आजकल इतने हालात ख़राब हुए हैं, और अगर कुछ सियासी स्टेबिलिटी आ गई तो कुछ बाहर से IMF से इधर उधर से पैसे वैसे आ जाएंगे, और 6 माह के अंदर और कुछ नहीं तो जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे, और वो जाने से पहले हम कुछ पैसे आवाम के ऊपर खर्च कर देंगे।
तो उसके साथ शायद कोई थोड़ा बहुत बचाव हो जाए। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि 6 माह के अंदर अंदर ये जो मैशत जहाँ गिरी हुई है एकदम उठा के आप ऊपर ले जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। बड़े बुरे हालात हैं। उनका ख्याल है कि अगर अगला बजट जो है वो किसी तरीके से नरम किस्म का बजट हम ले आए तो उसके साथ फ़ायदा हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कॉल कर लें। तो अगर वो बजट सख्त आना हुआ, जो कि लगता तो ऐसी है कि सख्ती के बगैर होगा नहीं, तो फिर मसले बन जाएंगे। अब मसला ये है कि अभी IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो अगली जो पैसे मिलने हैं IMF से, वो अभी कोई इम्कान नहीं है। अभी बहुत सी मुश्किलात हैं, इनके बजट्स के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अब डॉक्टर साहब लगे हुए हैं IMF को समझाने, मगर वो समझने वाले नहीं हैं। उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, टारगेट्स हैं। तो अब जिनसे भी मैं बात करता हूँ ये कहते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो ये IMF के साथ मुज़ाकरात जो है ना ये चलते ही रहेंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां आ रही हैं वहाँ क्रिसमस वगैरह की। अगर तो 15 दिसंबर तक कोई चीज़ सेटल हो जाती है, जो कि मुमकिन नहीं है। 2-3 इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बढ़ रही है, इसी तरीके के साथ इन्फ्लेशन नहीं रुक रही, टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स गिर रहे हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं एंड सो ऑन। तो और जो एक्सचेंज रेट है उसको आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 15 दिनों में IMF के साथ कोई कामयाबी होने जा रही है। उसके बाद IMF वो क्रिसमस छुट्टियाँ आ जाएगी, वो 1 महीना फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर जनवरी में जाके फिर ये शुरू होगा। उसके बाद जब शुरू होता है और फिर 15 दिन लग जाते हैं मसले हल करने में, तो जनवरी का आखिर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा महीना लग जाएगा। ये अपने बोर्ड IMF जो है वो जाता है अपने बोर्ड के पास, वहाँ दिखाता है, उनसे अप्रूवल लेता है, तो मार्च में जाके इनको पैसे मिलेंगे। तो अगर मार्च में पैसे मिलने हैं तो पैसे तो अब चाहिए, तो उतनी देर तक तो और भी नुकसान हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर कि जितनी जल्दी इलेक्शन केयर टेकर आ जाएं ये बोझ उठाने के लिए। एक तरफ वो प्रेशर है, दूसरी तरफ ये है कि नहीं बैठे रहो, टिके रहो, लड़ो झगड़ो, अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी देर आप बैठ जाएंगे उतनी देर आप शायद कुछ ना कुछ कर लें। ये इस किस्म की सूरत हाल है। तो दूसरा, नवाज शरीफ ने भी तो आना था ना, उनके आने का भी इंतज़ार हो रहा था कि वो आएंगे और आके थोड़ा सा मामला जो है वो ठीक होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड, वो जो कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो क्या अब जब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलेगी? कैसे मिलेगी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब अदालत दे सकती है और तो कोई नहीं दे सकता। अब देखिए ना, जब एस्टैब्लिशमेंट रास्ते में से हट जाती है तो फिर अदालतें रह जाती हैं। आपस में झगड़े हो रहे हैं, पहले तो आप फ़ौज के पास भागते थे, ठीक, या अगर आप अदालत के पास भी भागते थे तो तवक्को यही होती थी कि उधर से कोई ना कोई प्रेशर आएगा अदालत के ऊपर तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। अब तो वो सिचुएशन रही नहीं। अब अदालतों ने भी बड़े मोहतात होकर चलना है। एकदम उन्होंने कोई ऐसे फैसले नहीं करने जिसके साथ इधर से गाली शुरू हो जाए, उधर से गाली शुरू हो जाए, और उनकी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि खींचो इसको, चलाओ इसको। और मैं इसलिए समझता हूँ कि अदालत कोई ऐसा फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करेगी जिसके साथ ये जो सियासी कशमकश चल रही है ये और गहरी हो जाए और मसले बन जाए। वो कोशिश यही होगी खिंचो, नया होवे तो ना होवे, तो फिर जून आ जाए तो उसके बाद देखी जाएगी, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे तो जान हमारी छुटेगी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तरफ तो वो ये चाहते हैं कि इसको रोका जाए ताकि जितनी देर खींचा जाए खींच सके। दूसरा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसी सूरत में होगी ना, या तो खान साहब जो हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाए और नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाइड हैं, दोनों आउट हो जाएं, या लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरीके से होगी कि खान साहब ना हो और नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाए। चांसेस ज़्यादा ये हैं कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी होते हैं किसी केस में, तोशाखाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और भी चीज़ें निकल रही हैं, तो उसके ऊपर स्टेज मिल जाएंगी तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और उधर ये है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस जैसे डार साहब के केसेस खुल के ठीक होगी, रिलीफ मिल गई है। उनके भी 2 केसेस हैं, एक वो इकामा वाला केस है और एक उनकी कन्विक्शन है एवनफील्ड के अंदर। एवनफील्ड के अंदर जिस किस्म की जजमेंट हाई कोर्ट ने दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम के केस में, अगर वही आर्ग्यूमेंट्स चले आगे तो क्योंकि वो नैब के आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो तो नैब तो गवर्नमेंट के हाथ में है अब, तो वहाँ मियाँ साहब का वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब रह जाएगा सिर्फ इकामा। तो वो इकामा जो है वो भी एक अपील है सिर्फ कि ये क्या था और क्या नहीं है। अब जिस तरीके से ये करंट चीफ जस्टिस साहब और कर रहे हैं कि इतनी ड्रैकोनियन लफ्ज़ मेरा नहीं है, चीफ जस्टिस साहब का है, कि इतनी ख़तरनाक सज़ाएँ नहीं मिलनी चाहिए इस किस्म की प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो अगर ऐसा रहा तो मैं समझता हूँ 3 महीने में नवाज शरीफ साहब की भी स्लेट साफ़ हो जाएगी। खान साहब चीखते रह जाएंगे जैसे अभी चीख रहे हैं, तो चीखते रह जाएंगे, मगर मामला तो लेवल हो जाएगा। तो फिर देखा जाएगा अगली इलेक्शन में वो लड़ें, वो लीड करें, ये लीड करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, आवाम को फैसला करने दें। सही।
ठीक। अच्छा सेठी साहब, टीटीपी ने जो है वो सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, इस पे मैं बात करना चाहूँगी। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, गुज़श्ता साल जब अगस्त में अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी तो बहुत से हलके जो हैं वो पाकिस्तान में इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि इससे टीटीपी मज़ीद मजबूत होगी और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ इनकी कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत आ जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी है उसने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है और ये कहा है कि जहाँ पर भी मुल्क भर में हो सकता है आप हमले करें, जहाँ तक आपकी रसाई हो सकती है। अब तालिबान क्या करेंगे? क्योंकि जब काबुल टेक ओवर हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान ने उनसे वादा लिया था कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और वो तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। अब तालिबान क्या करेंगे और आर्मी हमारी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए उसमें बात यह है कि इसमें हमेशा दो पॉइंट्स ऑफ व्यू रहे हैं। एक वो ये है कि तालिबान किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं और वो अपना जो उन्होंने करना है वो करके रहेंगे। वो कहते हैं कि ये अटक तक सारा का सारा इलाका जो है वो तालिबान के हवाले कर दिया जाए, वो एक नई इस्लामी रियासत बनाना चाह रहे हैं। ये 2010 से ये बात चल रही है। पहले आपने एक माहिदा किया पैसे दिए, एक माहिदा किया पैसे दिए, उतनी 14 के करीब माहिदे हुए हैं, आपको तो पता ही है। और मगर वो तोड़ देते रहे, पैसे भी ले जाते रहे, बंदूकें भी ले जाते रहे और अपनी कार्रवाई करते रहे और बढ़ते जा रहे हैं। फिर आपने पूरी एक 2014 के बाद आपने पूरी एक इन पे जंग छेड़ दी आफ्टर द आर्मी पब्लिक स्कूल पैसकर। उसके बाद लड़ाई झगड़े हुए, इनको मार मार के निकाला यहाँ से और वो अफ़गानिस्तान चले गए। वहाँ जाके घुस बैठी है, वहाँ उनको पनाह मिली हुई है। पहले जो गवर्नमेंट थी वो पनाह दे रही थी, वो उनके साथ लड़ना नहीं चाहती थी, वो दूसरे तालिबान के साथ लड़ रही थी, गनी की गवर्नमेंट। और जब ये तालिबान की अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, वो भी इनके साथ लड़ना नहीं चाह रहे कि इनको धकेलें कि निकलो यहाँ से या इनको ख़त्म करें, क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि ये हार्ड लाइनर्स हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के खुद हार्ड लाइनर्स थे, वो कह रहे थे इनको हम कैसे कहें, हम तो यही काम हम खुद करते रहे, तो इनको कैसे रोकें, ये ना हो कि हमारे लोग छोड़ के इनको ज्वाइन कर लें। और अलकायदा और दाइश वाले जो लोग हैं वो वैसे ही वहाँ इस तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और वो तो चाहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो ताकि TTP वाले भी इधर आ जाएँ। तो ये TTP वाले पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं एक हुकूमत की तरफ से, एक उधर अलकायदा वगैरह के साथ भी राब्ते हैं इनके, हुकूमत को भी न्यूट्रलाइज़ किया हुआ है और आपको धमकियाँ दे रहे हैं और आप भागे जाते हैं वहाँ उनके साथ मुज़ाकरात करने। वो मुज़ाकरात तो तैयार नहीं होते, जब थोड़ा बहुत धक्का लगता है तालिबान अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत से तो वो बैठ जाते हैं, मगर फिर अपने डिमांड 1 इंच नहीं आपको देने के लिए था। आप उनको पैसे भी देते हैं, आपने भी हाल ही में उनको कहा अच्छा चलें आप हथियार मत लाएं, कुछ 200-300 लोग आ जाएं वापस और आके सेटल डाउन कर जाएं, हम आपको देखते हैं आप हमें देखते हैं। उन्होंने वो भी फ़ायदा उठा लिया, आ गए और यहाँ आके हथियार भी साथ ले आए और यहाँ दहशतगर्दी शुरू करनी कर दी, किडनैपिंग्स ये वो वगैरह। और वहाँ के जो फाटा के जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं, जी यहाँ ये हो रहा है, वहाँ एहतजाज शुरू हो गए। तो अब हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उनका एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम तो ये है कि 20,000 गुरिल्ला वॉरफेयर में 20,000 तालिबान को अमेरिका नहीं डिफीट कर सका। वो 20 से 30 हो गए, 30 से 50,000 हो गए। अमेरिका की फ़ौज और वहाँ की फ़ौज उस वक्त 2-3 लाख के करीब थी, वो नहीं डिफीट कर सकी। 1:10 का रेशियो भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर इस किस्म की चीज़ को। वियतनाम के अंदर हमने देख लिया, हर जगह पे हमने देख लिया। तो अब ये 20,000 के करीब ये TTP के लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है यहाँ इन इलाकों में, हमारे इलाकों में भी हमदर्दियाँ हैं, इनके ऐसे लोग हैं जो इनको पनाह भी देते हैं और पैसे वैसे भी देते होंगे। तो अब बात यह है कि इतना आसान नहीं है इनको ख़त्म करना, सेटलमेंट इनके साथ करने की कोशिश की होती नहीं है। तो अब मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक जंग है, ये चलेगी अब। अच्छा, अब जंग कैसे चलेगी? जंग की टर्म्स एंड कंडीशंस तो वो फैसला कर रहे हैं, हमने कहाँ अटैक करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है। आप तो बैठे हुए हैं, यहाँ आते हैं तो आप भागे जाते हैं वहाँ लौटने के लिए, वो वहाँ चले जाते हैं, आप चले। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालते हैं वो वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं, आप पीछे जा नहीं सकते, आप पीछे जा नहीं सकते। ऐसे ही होता था ना जबकि TTA के लोग पाकिस्तान में थे तो अमेरिकन फोर्सेस उनको जब पीछे आती थी तो बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान आ जाते थे और अमेरिकन आके रुक जाते थे वहाँ। और जब 1-2 दफ़ा वहाँ से कोई मसला भी बना तो आपको याद है पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था कि उनकी फोर्सेस अंदर आ गई, सलाला में वो अटैक हो गया और इसके बाद हमने नेटो के सारे रोड्स रोक दिए कि हमारी यहाँ पे सरजमीन कैसे बॉर्डर क्रॉस किया।
तो यही मसले अब बने हुए हैं। पहले वो एक जूती इस तरफ से, अब जूती उस तरफ है। तो दो एक्सट्रीम्स हैं ना सेठी साहब, मुज़ाकरात है हमारे पास हल या ऑपरेशन है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, दरमियान की कोई सूरत हाल नहीं है। दरमियान में हमेशा होती है, जो हमेशा दरमियान में होती है कि जब आप लड़ रहे हों तो बात भी करते हैं, मगर बात यह है कि ये जब लड़ रहे होते हैं तो बात नहीं करते और जब बात कर रहे होते हैं तो लड़ते नहीं हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक इशू रह गया और वो डिबेट होगा, मैं आपको बता दूं। कहना तो मुझे नहीं चाहिए, मगर रियलिज़म का अगर बंदा रियलिस्टिक हो तो फॉरेन रिलेशंस के अंदर रियलिज़म की बड़ी अहमियत होती है। रियलिज़म क्या है? आप इनके साथ लड़ते हैं, इनको धकेल देते हैं वापस अफगानिस्तान में, इनके वहाँ हाइड आउट्स हैं, कैंप्स हैं इनके, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो या तो फिर आप वहाँ पहुँचें ना, जैसे भी आप पहुँचते हैं वहाँ पहुँच के और लड़ाई इधर से हटा के वहाँ ले जाएं। जैसे आप वो करते हैं तो अफ़गानिस्तान के तालिबान आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो फिर इनके साथ दे देंगे, एक और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप अमेरिका के साथ हाथ बटाते हैं और कहते हैं जी कि ठीक है, आपको हम इजाज़त देते हैं कि आप जाएं ऊपर से और दाइश को और अलकायदा को जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं उनको अटैक करें, मगर हमारा भी काम कर दें, 2-3 ड्रोन्स इधर भी फेंक दें जहाँ हमारे तालिबान बैठे हैं, तो फिर यहाँ इमरान खान शोर डाल देता है, कहता है ये क्या हो रहा है, आपने तो अमेरिका को बेच दिया अपने आप को। तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी इस वक्त जो है वो आप फंसे हुए हैं उसके अंदर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब नई लीडरशिप आ गई है आर्मी के अंदर, ठीक, जनरल आसिम आ गए, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इन सब की एक अप्रोच यही थी कि अब लड़ाई हो गई, अब मुज़ाकरात करने चाहिए और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लड़ाई झगड़े ना करें। मगर आपने देख लिया क्या हुआ, उन्होंने तो अब सीज़ फायर भी बंद कर दिया। आपने मर के सीज़ फायर करवाई थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीज़ फायर। उन्होंने देखा है कि आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो गया, उन्होंने सोचा ये अच्छा वक्त है प्रेशर डालने का। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक नई डेलीगेशन चली गई है काबुल, आपने पढ़ा ही होगा कि नई डेलीगेशन काबुल चली गई और कौन लीड कर रहा है उसको, हिना रब्बानी खान। हिना रब्बानी खान। अब देखिए, हिना इज़ अ वंडरफुल लेडी, हिना इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो सारे इश्यूज़ को समझती है। सवाल मेरे जहन में ये है कि क्या तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए किसी खातून को भेजना चाहिए था या नहीं। वो उनका जो रवैया है टूवर्ड्स ख़वातीन, वो तो आपको पता ही है क्या है। तो ये मुझे नहीं पता आप क्या कैलकुलेशंस थी इनकी कि उन्होंने हिना को इस डेलीगेशन का हिस्सा बना दिया है। अब वो तालिबान वहाँ जो हैं वो क्या उनका रवैया होगा, क्योंकि वहाँ अगर बातचीत होनी है तो TTA और TTP दोनों के साथ बात करनी पड़ेगी। तो उनका तो रवैया, वो तो बच्चियों को पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो क्या अक्रॉस द टेबल बैठ के वो बात करेंगे। कल को वो कहते हैं हम नहीं बात करते इसके साथ, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, आपकी सारी डेलीगेशन फारग हो जाएगी, आपकी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बेइज्जती हो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि टॉक फाइट, इनको बातचीत हमेशा चलनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के साथ रास्ते निकलते हैं, मगर रास्ते निकालने के लिए दूसरी साइड को कमज़ोर करना पड़ता है। दूसरी साइड जो मिलिट्री के ऊपर बेस करती है उसको मिलिटरीली कमज़ोर करना पड़ता है। अब वो कैसे करेंगे, आप यहाँ आप जंग करेंगे तो वो चले जाएंगे वापस, तो क्या फिर सारी उम्र के लिए आप अपनी फ़ौजें यहाँ रख देंगे और वो आके चुन के आके 2-2 4-4 लोगों के जट्ठे बेच के वो बम फाड़ते रहेंगे, तो आप बैठे रहेंगे यहाँ। तो ये फ़ाइट जो है ये आपको ले जानी पड़ेगी अफ़गानिस्तान, जहाँ वो बैठे हुए हैं, वहाँ उनको कमज़ोर करना पड़ेगा। वो कैसे वो करना है ये आप बेहतर जानते हैं, मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। सही, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।